हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 12 चैप्टर 1 पॉपुलेशन, जनसंख्या। टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का जनसंख्या का घनत्व। इस चैप्टर से हम लोग उन सारी बातों को जानेंगे जो भारत की जनसंख्या से संबंधित है। तो जनसंख्या के घनत्व को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। और मैं बता दूँ कि ये NCERT जो आपके जैक एंड CBSE बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसे देख सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ है। अगर बात करें विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है चीन, और उसके बाद आता है भारत। तो भारत की जो जनसंख्या है वो है 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और अभी लगभग 135 करोड़ प्लस हो चुका है। अगर हम लोग 2022 की बात करें तो 135 करोड़ से ज़्यादा है भारत की जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 3 महाद्वीप की जनसंख्या को मिलाकर अगर बात करें उससे भी अधिक है भारत की जनसंख्या। 3 ऐसे महाद्वीप हैं जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, इन तीनों महाद्वीपों का अगर जनसंख्या को मिला दें तो भारत की जनसंख्या बन जाती है। पर भारत की जनसंख्या माना गया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो इन तीनों से ज़्यादा है, तीनों की महादेशों की जनसंख्या से अधिक है। आगे ऑस्ट्रेलिया, प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पे इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी होती है। अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, याद रखना, अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है तो वो देश के लिए कभी भी सही रूप में कार्य नहीं कर सकता। वो देश के लिए एक समस्या, और किस तरह की समस्या, तो एक सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या के रूप में सामने आता है। और इसीलिए भारत में बहुत सारे सामाजिक समस्या हैं। आर्थिक समस्या मतलब पैसे से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये भारत की सबसे बड़े मुद्दे। हम लोग जानेंगे जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, यानी कि हम लोगों को अब जानना है कि जनसंख्या तो हमारे देश में है, पर उनका जनगणना कब से शुरू हुआ। तो हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष यानी कि हर 10 साल पर इसकी जनगणना की जाती है, और जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं उसे ही हम लोग जनगणना का आंकड़े के रूप में हम लोग जानते हैं। तो भारत में पहली बार अगर जनगणना के बारे में बात की जाए कब हुई थी, तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो था 1872 ईस्वी में हुआ था। और संपूर्ण जनगणना अगर पूछा जाए, पूरी तरह से जनगणना, हर क्षेत्र का जनगणना जो हुआ था वो हुआ था 1881 ईस्वी में किया गया था। तो ये कुछ तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हम लोगों को जानना है भारत की जनसंख्या का वितरण के बारे में। तो भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। असम मतलब अलग अलग है, सब जगह समान नहीं है, अलग अलग है। असम का मतलब ये नहीं मान लेना है कि किसी राज्य का हम बात कर रहे हैं, असम राज्य का नहीं, असमान है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो आपका जनसंख्या के मामले में या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे आता है, तो वो है उत्तर प्रदेश। वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिमी बंगाल का स्थान आता है। तो अभी हम लोगों को जान लेना है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। अगर बात करें तो भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, और अगर हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरीज की, तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं अभी वो टोटल 9 हैं। ठीक है, 9। तो ये हम लोगों को याद रखना है। चलिए आगे। तो हम लोगों को जानना है कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार
पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% है। तो टोटल 8 या 9 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं। दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें जम्मू और कश्मीर में कुल कितनी जनसंख्या है 1.04%। अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 0.84% और उत्तराखंड में 0.83% क्या है जनसंख्या है। तो जैसे राज्यों की जनसंख्या के अगर बारे में बात करें तो वहाँ पे क्या है, इनका आकार क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद ये क्या है, छोटे राज्य हैं और यहाँ पे जनसंख्या भी क्या है, कम है। यहाँ पे क्या है, भौगोलिक अंतर मतलब प्राकृतिक संसाधन तो ज़्यादा हैं पर यहाँ पे जनसंख्या का आकार क्या है, छोटा है। ठीक है। अब है कि भारत में जनसंख्या का ऐसा असम का मतलब, तो भारत में जो असमान जनसंख्या है तो इसका कारण क्या है? एक तो स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक और आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध को बतलाती है। इसका मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग जनसंख्या पे, अलग अलग स्थान पर अलग अलग जनसंख्या है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो मोस्टली लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पे उन्हें पानी मिल जाए, सड़क की व्यवस्था मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब कुछ मिल जाए तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अब जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ठंड वाले इलाकों में क्या होगा कि जनसंख्या कम होगी। जैसे मणिपुर, नागालैंड, ये सब ठंडे इलाके हैं और जिसके कारण से वहाँ पर क्या है कि लोगों की जनसंख्या कम है, यानी कि लोग वहाँ कम है और कम होने के कारण जो वहाँ प्राकृतिक संसाधन है उसका प्रयोग ज़्यादा वो लोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ये जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भू विन्यास और जल की उपलब्धता के साथ साथ जलवायु एक प्रमुख कारण के रूप में या फिर प्रमुख रूप में वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात और दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों और हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों के कुछ अपेक्षा उच्चतर है। यानी कि अगर बात करें तो उत्तर भारत के जो मैदानी भाग है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो उत्तर भारत है यहाँ पे मैदानी भाग जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब जगह जो मैदानी भाग आते हैं वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने का कारण है कि यहाँ पे वो सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिल जाती है, जिसके कारण से लोग पलायन करते हैं और आकर यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण से जनसंख्या का वितरण असमान हो जाता है। और अगर उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं तो लोग वहाँ पे छोड़ के तो जाना पसंद करेंगे नहीं और वहीं पे वो लोग बस जाते हैं। जबकि अगर बात करें सिंचाई के विकास, जैसे राजस्थान, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है, जैसे कोयला, लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। परिवहन के जाल विकास, जिसको प्रायद्वीपीय राज्यों के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र में थे और वे अब जनसंख्या के माध्यम से उच्च संकेंद्रण में आ चुके हैं। अब क्या हुआ है कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो पहले मध्यम आकार में थे, अब उतना विकसित नहीं थे, पर धीरे धीरे वहाँ पे भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण से वो भी अब क्या हुए हैं, सामने आ चुके हैं। जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है पर उन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप किया। जैसे अगर बात करें गोवा की, गोवा बहुत ही छोटा है क्षेत्रफल में, जनसंख्या के आकार में भी बहुत छोटा है, पर वहाँ पे क्या है, टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, यानी कि पर्यटन का जो कार्य है वहाँ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से लोगों का विकास हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने जनसंख्या वितरण को देखा। अब हम लोग जनसंख्या वितरण के कुछ कारकों को देखते हैं कि जो जनसंख्या वितरण के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो उसको प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण के लिए जो सामाजिक आर्थिक अगर बात करें तो पहला आ जाता है सामाजिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है ऐतिहासिक। ये तो कारक हैं ही, यानी कि किसी भी जनसंख्या का अगर वितरण हो रहा है तो पहला कारण हम लोग मान लेते हैं क्या है, सामाजिक कारण है। समाज में परिवर्तन होता है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जनसंख्या का वितरण में। आगे आते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब काम की खोज में अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए। तीसरा है ऐतिहासिक कारक भी है, ऐतिहासिक कारक। इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो जनसंख्या वितरण पर
प्रभाव डालती हैं और डाली हैं। लोग वहीं पे बस गए, फिर उस जगह को छोड़कर नहीं आना चाहें, वहीं पे रह गए, तो ये भी एक कारण है। कृषि, उसके बाद महत्वपूर्ण कारक जो है स्थायी कृषि का उद्भव। ये जो तीनों कारक है, ये एक कारक को जन्म दिया, वो है स्थायी कृषि। स्थायी कृषि के कारण भी लोग क्या किए ना, एक ही जगह जाके बस गए। अब वहाँ से वो हटना पसंद नहीं किए, नहीं अब हम लोग बस गए तो बस गए, क्योंकि पानी की व्यवस्था मिल गई, अच्छी मिट्टी मिल गई, अच्छा बाजार मिल गया, तो जो खेतों में उगाया वो बाजार में ले जाके बेच दिया, तो इनको अच्छा सा एक कृषि का क्षेत्र भी मिल गया, बाजार भी मिल गया। इसी कारण से लोग वहीं पर स्थायी कृषि करने लगे। उसके बाद कृषि का विकास भी हुआ। अगर कृषि का विकास जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो लोग वहीं खेती करना पसंद करने लगे। उसके बाद मानव बस्ती, जब वो लोग कृषि करने लगे, स्थायी रूप से बस गए, तो वो बस्ती बना लिए। क्या बना लिए? बस्ती बना लिए, और इस बस्ती में ही रह गए वो लोग। बस्ती बनाए, फिर बस्ती गांव में बदल गया, ज़्यादा बस्तियां बन गए, जिसके कारण तो आगे हम लोग को देखना है कि जो बस्ती के बाद कौन से कारक हैं। तो बस्ती हो गए, मानव बस्ती। उसके बाद आते हैं परिवहन तंत्र का, परिवहन जाल तंत्र। ये जो परिवहन के साधन हैं वो भी क्या करते हैं, एक कारक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, जनसंख्या वितरण के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। उसके बाद आते हैं औद्योगिकरण और नगरीकरण। जो औद्योगिकीकरण है, अगर बात करें उद्योगों का विकास, जो हमारा 8वां पॉइंट हो जाएगा, वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से क्या होता है कि लोगों को आसानी से नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है, वो लोग वहीं काम करने लगते हैं। जिस भी जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे अगर किसी उद्योग का विकास होता है तो लोग अपने गांव को, बस्ती को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। आगे है नगरीकरण। अगर किसी गांव का या कस्बा का विकास होता है और वो नगर में परिवर्तित हो जाती हैं और वहाँ पे वो सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो लोग उस नगर को भी छोड़कर जाना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण में ये निम्नलिखित जो कारक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर अगर बात करें भारत के नदीय तटीय मैदानों और तटीय क्षेत्र में स्थित सदैव प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें कि नदी तट के किनारे, यानी कि समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, जो भी जैसे नर्मदा नदी, गंगा नदी, जो नदियां हैं, जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नदियां हैं, जहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो लोग वहीं पे खेती करके बस गए। फिर वो लोग गंगा नदी को छोड़ के कभी गए ही नहीं, सोच लिया कि यहीं घर बसाना है, यहीं रहना है। अगर समुद्र के किनारे बात करें, तटीय क्षेत्र, अगर जैसे केरला की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें हम लोग, या फिर बोल सकते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश, उसके उड़ीसा, इन सब इलाकों में मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से लोगों को आसानी से रोज़गार मिल जाता है। और मछली का उत्पादन, उन लोगों को मछली मिल जाती है आसानी से, खाने के लिए हो गया, और बहुत ही ज़्यादा में मात्रा में उसे निकाल के बाज़ारों में बेचकर वो लोग पैसा कमा लेते हैं। इसी कारण से लोग एक कोशिश करते हैं कि हम उन्हीं क्षेत्रों में रहें, हम लोग दूसरे क्षेत्र में जाके ना बसें। इन्हीं सभी कारणों के कारण ही जनसंख्या वितरण को हम लोग ये सब कारण है जिसके कारण से जनसंख्या वितरण हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर जैसे कि कई सारे ऐसे प्रदेश, जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, उनमें कमी आई है। अगर हम लोग किसी भी जगह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम लोग खनन करने लगे, पेड़ काटने लगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे मैं एक बात बताऊं, अभी कोरोना के टाइम में क्या प्रॉब्लम आया है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अब क्या है कि बच्चों की शिक्षा का जो स्तर है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा। बच्चे जो पीछे की चीज़ें पढ़े हैं वो सब भूल जाएंगे। तो सेम वैसा ही हम कह सकते हैं कि हम लोग अगर कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, ये सब जो अगर हम लोग बात करें, इसको बहुत ज़्यादा अगर काटेंगे, मिट्टी का भी कटाव ज़्यादा करेंगे, खनन का काम ज़्यादा करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का साधारण उच्च बना हुआ है। तो मानव बस्ती बना, लोग समझे कि अब हमको एक जगह रहना है, पर लोग आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग अपना जनसंख्या को बेवजह बढ़ा रहे हैं। एक परिवार में
5 बच्चे 6 बच्चे आज भी हो जाते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक परिवार में 1 या 2 ही बच्चे होने चाहिए, ताकि जनसंख्या कंट्रोल रहेगा तो हमें वो सारी सुख सुविधाएं मिल पाएंगी जो हमें चाहिए। और जहाँ हम लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो जनसंख्या एक मेन फैक्टर है हम लोगों को असुविधा देने का। उसके बाद हम कह सकते हैं कि आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का साधारण उच्च बना हुआ है। अगर दूसरी ओर बात करें हम लोग, तो यहाँ हम लोग को अब देखना है कि क्यों दूसरी ओर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे गांव के लोग जो है ना वो निकल के क्या कर रहे हैं ना, शहरों की ओर जा रहे हैं। अब शहरों की ओर जा रहे हैं, नगरों की ओर जा रहे हैं, तो कौन से शहर और नगर की ओर जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर ये बड़े से बड़े महानगर हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि हमें काम बहुत अच्छा मिलेगा, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। और ये चीज़ क्या करता है, गांव के लोगों को क्या करता है, शहर में ले आता है और वो अपने गांव छोड़ के शहर में चले जाते हैं। और शहर में रहते हुए उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य से संबंधी प्रॉब्लम, रहने का प्रॉब्लम, खाना का प्रॉब्लम, वो सारा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। उसके बाद इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण है, यानी कि हम लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या देख पाते हैं। तो यही कारण है कि जनसंख्या का वितरण अलग अलग हम लोग को देखने को मिलता है।